हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर में करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं या जो भी ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो वो चेक करें उन्होंने बेल आइकन प्रेस किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको मेरे नए वीडियो की इजीली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लियर, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है, मैं आपको पहले इंडेक्स पढ़ाता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि बांग्लादेश ने इंडिया से बोला है कि शेख हसीना को भेजो कहां पर, बांग्लादेश के अंदर, जिससे वो जिनके ऊपर चार्ज कई सारे लगे हुए हैं वो फेस करें। क्लियर। अब इंडिया को क्या करना है वो जानेंगे। ऐसी कौन सी टीटी है इंडिया और बांग्लादेश की, और बांग्लादेश ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसी कौन सी टीटी है, और ऐसा कौन सी टीटी के अंदर प्रोविजन है जिस पर इंडिया रिजेक्ट भी कर सकती है इस रिक्वेस्ट को, ये तक आपको बताऊंगा। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटजी क्या है ये। देखो अभी अमित शाह जी ने अभी एक स्पीच दी थी, वो बताऊंगा किसमें लेक्चर में, और उसमें कई सारे जो नए थ्रेड आ रहे हैं उनके ऊपर डिटेल में समझाया है, और क्या क्या ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की क्या ज़रूरत है, इंटेलिजेंस को क्या ज़रूरत है। ये कई सारी जो एक्टिविटी हो रही है एंटी नेशन एक्टिविटी दूसरे देश में, इवन हमारी कंट्री में भी एंटी नेशन एक्टिविटी हो रही है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और नई तरह के जो वारफेयर हो रहे हैं उनको भी कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये सब बताया अमित शाह जी ने अपनी स्पीच में, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं। क्लियर। देन आफ्टर हम जानेंगे स्पेस डेक्स मिशन, स्पेस वी कैन से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। ये क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बेसिस है। क्या है, एक्सपेरिमेंट है। फ्यूचर के जितने भी इसरो के मिशन हैं, अगर आपको इसरो के मिशन सुनना है फ्यूचर के, तो आप मेरे एडिटोरियल में जाइए, वहां पर मैंने आपको एक इंडिविजुअल लेक्चर बना के रखा है इसरो के फ्यूचर मिशन, जिसमें आप देख लीजिए मैंने 5 से 6 इसरो के फ्यूचर मिशन आपको डिटेल में समझाए हैं। आप जाके देख सकते हैं, आपकी नॉलेज एनहांस होगी। अब इसरो क्या करने जा रही है, इसरो क्या करने जा रही है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को लॉन्च करने वाली है ऑन 30 दिसंबर को। अब ये क्या है और इसका बेनिफिट क्या होगा अगर ये सक्सेस हो जाता है, तो इससे कौन से मिशन में अपन को बेनिफिट मिलेगा ये तक बताऊंगा, और डॉकिंग प्रोसेस क्या होती है ये भी बताऊंगा। क्लियर, चलते हैं। देखो सबसे पहले बांग्लादेश आस्क इंडिया टू सेंड बैक शेख हसीना। देखो आप जानते हो शेख हसीना ने बांग्लादेश पर रूल पीएम रहते 16 ईयर तक। कितने साल तक, 16 ईयर तक। और बांग्लादेश में आपको मालूम है 2 या 3 महीने पहले क्या हुआ था कि कई सारे बच्चों ने प्रोटेस्ट कर दिया था। किस चीज का प्रोटेस्ट कर दिया था, कई सारे स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट कर दिया था रिलेटेड टू ऑन द इशू ऑफ रिजर्वेशन प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द फ्रीडम फाइटर, जो कि 1971 में, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, लिबरेशन वार स्टार्ट हुआ था बांग्लादेश में, उनके बच्चों को वीकेंड से रिजर्वेशन दिया जा रहा था। उसके विषय पर जो बांग्लादेश के स्टूडेंट हैं उन्होंने प्रोटेस्ट कई सारा किया था। इवन इस पर टारगेट भी किया था जो पीएम है, जो उस टाइम बांग्लादेश की जो पीएम थी शेख हसीना, उनको भी टारगेट किया था। और इसी को देखते हुए बांग्लादेश के जो पीएम हाउस है उसमें भी कई सारे स्टूडेंट घुस गए थे। इसी को देखते हुए बांग्लादेश की पीएम, मतलब फॉर्मर पीएम ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना मैम इंडिया गई थी और लंदन जाने का चल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली लंदन नहीं जा पाई, वो अभी इंडिया में ही है। अब बांग्लादेश क्या हुआ, बांग्लादेश के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप हुई। इनके जाने के बाद क्या हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप करी गई। इंटरिम गवर्नमेंट को हेड किसने किया, यूनिस खान ने। किसने, यूनिस खान जी ने। यूनिस खान जी को जानते हो, मोहम्मद यूनिस खान जी को। ये कौन है, ये है नोबेल प्राइज विनर, नोबेल प्राइज विनर है। क्लियर, यूनिस खान जी ने। अब क्या हुआ, यूनिस खान जी क्या कर रहे हैं, ये कई सारी इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजिए, क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने अरेस्ट वारंट अगेंस्ट शेख हसीना ऑन चार्ज ऑफ जेनोसाइड
एंड मर्डर, कई सारे जेनोसाइड और मर्डर के कई सारे चार्ज लगा के शेख हसीना को वहां पर एफआईआर कई सारे दर्ज कर दी शेख हसीना के खिलाफ। क्लियर। अब क्या है कि इसका समझना ये इंपोर्टेंट है, एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी क्या होती है पहले अपन समझते हैं। एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी क्या होती है, फिर आपको पूरा मामला समझ में आएगा। एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी क्या होती है? देखो क्या होता है, मानिए किसी भी कंट्री का कोई सिटीजन है, वो कोई क्राइम करके दूसरी कंट्री में सेटल हो जाता है। मानिए इंडिया का कोई सिटीजन है, इंडिया में क्राइम करके वो बांग्लादेश में सेटल हो जाता है। समझे मेरी बात को। अब बांग्लादेश और इंडिया को अगर एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी अगर साइन होगी तो क्या होगा कि बांग्लादेश से रिक्वेस्ट करेगी कौन? इंडिया, कि ये जो क्रिमिनल आपके यहाँ पर गया है, इंडिया में क्राइम एक्टिविटी करके आपके यहाँ सेटल हो गया है, इसको एक्स्ट्राडिट करो, इसको वापस भेजो इंडिया में, क्योंकि ये क्राइम करके गया है। क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी साइन है। क्लियर। अगर किसी कंट्री के बीच में एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी नहीं होगी तो वो चाहे क्राइम करके जाए, कुछ भी करके जाए, उसको नहीं भेजा जाएगा। समझे मेरी बात को। तो ऐसा ही क्या है कि बांग्लादेश और इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी साइन करी थी 2013 में। 2013 में एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी साइन करी थी इंडिया और बांग्लादेश ने। अब इसमें क्या था? इसमें यह था कि अगर कोई भी पर्सन बांग्लादेश में क्राइम करके इंडिया जाता है या इंडिया से क्राइम करके बांग्लादेश जाता है तो उसको दोनों कंट्री अपनी अपनी कंट्री में भेज देगी और वो वी कैन से जस्टिस, रूल ऑफ लॉ जो भी होगा वो फेस करेगा। क्लियर। क्लियर। क्राइम को वी कैन से जो भी अपने लॉ हैं उनको फेस करेगा, उस हिसाब से सजा मिलेगी, उसके ऊपर इसका जाएगा। तो यही है। अब क्या है कि शेख हसीना का बोल रहे हैं बांग्लादेश वाले, इन्होंने कई सारे क्राइम करे हैं, जेनोसाइड, ठीक है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कई सारे इन पर चार्ज लगा दिए। अब ये बोल रहे हैं बांग्लादेश वाले कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट करो, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी है। अगर इंडिया ऐसा नहीं करती है तो इट इज अगेंस्ट बायलैटरल रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन बिटवीन बोथ कंट्री। क्या बोला बांग्लादेश ने? अगर इंडिया ऐसा नहीं करती है तो इंडिया और बांग्लादेश के बायलैटरल रिलेशन बिगड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंडिया और बांग्लादेश के बायलैटरल रिलेशन बिगड़ सकते हैं अगर इंडिया एक्स्ट्राडिट नहीं करती शेख हसीना को बांग्लादेश में। क्लियर। अब क्या है इसका, क्या है इसमें, कैसे रिजेक्ट कर सकती है इंडिया इस रिक्वेस्ट को? अभी हालांकि इन्होंने वर्बल नोटिस दिया है, बांग्लादेश ने वर्बल नोटिस दिया है कि शेख हसीना मैम को बांग्लादेश भेजिए, ये जिससे जो भी इन पे चार्ज लगे हुए हैं वो इनको फेस करें। क्लियर। अब क्या है, इंडिया के पास एक प्रोविजन है, जो एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी है इसमें एक प्रोविजन है, एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी इसमें एक प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? कि एनी कंट्री रिजेक्ट रिक्वेस्ट इफ ऑफेंस इज ऑफ पॉलिटिकल नेचर। क्या है कि इसमें एक प्रोविजन है एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी में, कोई भी कंट्री, दोनों कंट्री अगर साइन करी एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी और उनमें से कोई भी कंट्री इस एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकती है अगर ऑफेंस पॉलिटिकल नेचर होगा तो। और यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि ये पॉलिटिकल नेचर है। ये क्या है? पॉलिटिकल नेचर है, क्योंकि शेख हसीना मैम डायरेक्ट बोली है इंडिया से, ये सारा करा हुआ यूनिस खान का है, जो कि मोहम्मद यूनिस हैं, उनका करा हुआ है ये सब कुछ, क्योंकि उन्होंने ही प्रवोक करा स्टूडेंट को कि वो प्रोटेस्ट करें। और मुझे भी लगता है कि ये पॉलिटिकल नेचर है, पूरा पूरा पॉलिटिकल कॉन्स्पायरेसी है, बिल्कुल पॉलिटिकल कॉन्स्पायरेसी है। और इंडिया इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है, इंडिया पे प्रोविजन है। क्लियर, समझे मेरी बात को। तो इंडिया के पास प्रोविजन है कि इंडिया इसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकती है, समझे मेरी बात को। तो इंडिया पे एक प्रोविजन है एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी में। आपको अब पूरा समझ में आ गया कि एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी क्या है
और इवन इंडिया पर ऐसा कौन सा प्रोविजन है एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी में कि अगर कोई भी ऑफेंस पॉलिटिकल नेचर का होगा तो वो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकती है। तो इंडिया और बांग्लादेश और एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी, शेख हसीना के बारे में समझ में आया कि क्या रिक्वेस्ट कर रही है बांग्लादेश। देखो यार, बांग्लादेश में मैं बोल रहा हूँ कई सारी एक्टिविटी हो रही है जो कि एंटी रिलीजन एक्टिविटी या अदर रिलीजन एक्टिविटी। देखो अभी शेख हसीना मैम का स्टेटमेंट आया है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अभी आप सुन रहे हो हिंदू के टेम्पल तोड़े जा रहे हैं, डिमोलिश किए जा रहे हैं। कई सारे सिख जो लोग हैं उनके वीकेंड से उनके गुरुद्वारे को भी डिमोलिश किया जा रहा है, वीकेंड चर्चों को डिमोलिश किया जा रहा है। इवन इसके साथ साथ आपने सुना होगा इस्कॉन टेम्पल के जो महंत हैं चिमनो कृष्णा दास जी, उनको अरेस्ट कर लिया था और चार्ज लगा दिया उन पर। कौन सा? कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। क्लियर? सेडिशन लॉ लगा दिया उनके खिलाफ। क्लियर? समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ये कई सारे पॉइंट हैं जो डिस्कस करने इशू है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को बिगाड़ सकते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को अगर अच्छा रखना है तो सबसे पहले बांग्लादेश को अप्रोच करना पड़ेगा। अब जो हो गया सो हो गया। शेख हसीना मैम से ऐसे कोई बराबर आप ऐसा कोई गलती भी नहीं करिए। अब वो उनका पॉलिटिकल नेचर है, वो समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, छोड़ो क्या है। चलो, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटजी मैं उस पर डिस्कस करना नहीं चाह रहा, क्योंकि क्या है कि वो क्या है, शेख हसीना मैम एक दूसरे कंट्री की सिटीजन है और अगर ये हमारे इंडिया का इशू होता तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस ऑन दिस इशू। बट हम अपने ओपिनियन देके होगा क्या? हमारा टाइम वेस्ट है। हमारा ओपिनियन मान कौन रहा है? क्योंकि वो दूसरा देश है ना, वो अपना देश तो है नहीं इंडिया। और हमारा ओपिनियन मानेगा भी कौन? ना मोहम्मद यूनिस मानेगा, ना शेख हसीना मैम मानेंगी, तो कोई नहीं मानेगा। क्लियर? तो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटजी क्या है कि देखो 37th इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है? 37th इंटेलिजेंस ब्यूरो सेटेनरी एंडोमेंट लेक्चर। क्लियर? इसमें यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने स्पीच दी। और जानते हो होम मिनिस्टर का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। कहां पर? लॉ एंड ऑर्डर कहां पर? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इशू, एज वेल एज एक्सटर्नल इशू, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इशूज। क्लियर? इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी। अब इन्होंने कई सारी स्ट्रेटजी बताई कि गवर्नमेंट को, वी कैन से इंडियन गवर्नमेंट जो भी एजेंसी हैं, जो भी लॉ एजेंसी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि कोऑर्डिनेशन एजेंसी है, उनको एक स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटजी। अब इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटजी क्यों फॉलो करना चाहिए? देखो आप जानते हो कि कई सारी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही हैं। क्या हो रही है? कई सारी एंटी नेशन एक्टिविटी हो रही है वर्ल्ड में। अब एंटी नेशन एक्टिविटी कौन सी? इंडिया के खिलाफ एक्टिविटी कई सारी हो रही है, जैसे आपने कनाडा का सुना होगा, यूएसए में भी कई सारी एंटी नेशन एक्टिविटी हो रही है। तो क्या है? इंटेलिजेंसी को स्ट्रॉन्ग करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री। और इसके लिए कई सारे जो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई उसका यूज करना। जैसे नई टेक्नोलॉजी कौन सी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर स्पेस। ये कई सारी अब क्या है, नए नए वारफेयर आ गए हैं, जैसे इंफॉर्मेशन वारफेयर, देन आफ्टर केमिकल वारफेयर। ये वारफेयर को, नए नए वारफेयर को कंट्रोल करने के लिए नए नए टेक्नोलॉजी चाहिए। नए नए टेक्नोलॉजी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइबर स्पेस। और आप जान रहे हो ये कई सारी सोशल मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है। सोशल मीडिया ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रवोकिंग द यूथ फॉर सेपरेटिज्म
कम्युनल टेंडेंसी, कम्युनल रायोट, ये कई सारे वीकेंड से कई सारी चीजें हैं जो डिस्कस करने लायक है इंडिया में, क्योंकि क्या है कि जैसे ही नई टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है उसके साथ साथ नई प्रॉब्लम भी क्रिएट होते जा रही है, नए तरह की प्रॉब्लम। आपने कभी 90s या 200 जब 2000 चल रहा था वीकेंड से ईयर, तो आपने कभी सुना था कि एक फ़ोन आएगा जिससे कई सारे लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे चले जाएंगे? आपने कभी सुना था साइबर अटैक? आपने कभी सुना था साइबर सिक्योरिटी? हाँ, मैं कह सकता हूँ क्या था, अब सुन रहे हो आप। अब ये बड़ा लेवल पे हो गया है। क्या है, अब ये इतने लेवल पे हो गया है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट को नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। क्या है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट को नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और नई टेक्नोलॉजी कौन सी? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर स्पेस। और आप जान रहे हो कि साइबर अटैक कितने हो रहे हैं? साइबर अटैक इवन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को प्रवोक करा जा रहा है, कैसा? रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है। तो ये सही कई सारे पॉइंट हैं जो इंडिया में डिस्कस किए जाते हैं। और अमित शाह जी ने, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं, इसी चीज को बोलते हुए बोला कि सारे जितने भी कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी हैं, जितने भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं या फिर हायर अथॉरिटी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये सारे इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटजी को फॉलो करें। क्या करें? इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटजी एडॉप्ट करें, जिससे क्या हो कि जितने भी फ्रेंडली नेशन हैं, फ्रेंडली नेशन, उनसे हम कोऑर्डिनेशन कर सकें कि उनकी कंट्री में हमारे खिलाफ एंटी नेशन एक्टिविटी ना हो पाए। जो समझ लो कनाडा में क्या चल रहा है, कनाडा में कई सारे खालिस्तान चल रहे हैं। खालिस्तान क्यों चल रहा है? क्योंकि वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की दिक्कत हो रही है। वहाँ की गवर्नमेंट इंडिया से वीकेंड से रूठी हुई है, इतना बोल सकते हैं कि वो इंडिया के खिलाफ ही बोल रही है और उनका सपोर्ट कर रही है जो एंटी नेशन है। तो इसको कनाडा को भी समझना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करें और ये जितनी भी एंटी नेशन एक्टिविटी हो रही है इसको कंट्रोल करें। तो जितने भी देशों में जो एंटी नेशन एक्टिविटी हो रही है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है गवर्नमेंट की कि इन सभी को कंट्रोल करना। क्या करना? इन सभी को कंट्रोल करना। दैट इज कॉल्ड अ इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटजी दैट कोऑर्डिनेट अमॉन्ग द एजेंसी टू शेयरिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एंटी नेशन एक्टिविटी, रिलेटेड टू द अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर स्पेस, साइबर अटैक, और वीकेंड से रेडिकलाइजेशन और सोशल मीडिया यूजिंग टू प्रवोक दी यूथ अगेंस्ट नेशन। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटजी एडॉप्ट करना पड़ेगा। क्लियर? चलते अपन। क्या है? स्पेस डेक्स मिशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस डेक्स मिशन, पहले फुल फॉर्म क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। क्लियर? अब ये क्या है? देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसरो क्या करने जा रही है, इसको लॉन्च करने जा रही है। इसरो इसको लॉन्च करने जा रही है ऑन 30 दिसंबर को इसको लॉन्च करेगी फ्रॉम श्रीहरिकोटा। कहां से? फ्रॉम श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च करने जा रही है। किसको? स्पेस डेक्स मिशन को। समझे मेरी बात को? अब इस मिशन में क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन बनता है कि सर स्पेस डेक्स मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? क्या है ये जो स्पेस डेक्स मिशन है ना, ये एक्सपेरिमेंट बेसिस मिशन है। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट क्या है, अगर ये सक्सेस हो गया तो आगे के फ्यूचर मिशन भी इसरो के सक्सेस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? जैसे मैंने एक एडिटोरियल में एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया है रिलेटेड टू इसरो फ्यूचर मिशन, आप देख लीजिए। उसमें मैंने 5 से 6 मिशन आपको पूरे डिटेल में समझाए हैं। क्लियर? अब वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि स्पेस डेक्स मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि वो चंद्रयान 4 मिशन और जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनना है उसकी इंपॉर्टेंस के लिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें 2 सैटेलाइट होंगी, क्या होगी? स्पेस डेक्स मिशन वीकेंड से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होंगी? 2 सैटेलाइट होंगी। सबसे पहली SDX-01 और दूसरी होगी SDX-02। क्लियर? 2 सैटेलाइट और इंजन रॉकेट PSLV
C60 वी कैन से रॉकेट का यूज करा जाएगा इसको लॉन्च करने में। कौन सा? PSLV C60 को यूज करा जाएगा रॉकेट को, इन दोनों को लॉन्च करने में। समझ गए मेरी बात? अब ये दो सैटेलाइट करेंगी क्या? देखो, किसी भी सैटेलाइट को आपको मैंने बताया था चंद्रयान 4 मिशन में कैसे होगा कि सैटेलाइट जाएंगी देन आफ्टर स्पेस में ज्वाइन हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया था कि जो चंद्रयान 4 मिशन है उसके अंदर 5 मॉड्यूल हैं। कितने हैं? 5 मॉड्यूल हैं। अब 5 मॉड्यूल कैसे काम करेंगे? वो डिफरेंट काम करेंगे, स्पेस में जाके वो सेपरेट हो जाएंगे, देन आफ्टर अगेन ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट का काम यही है। ये क्या करेगा? पहले ये दोनों सैटेलाइट एक ही ऑर्बिट में जाएंगी। क्या करेंगी? एक ही ऑर्बिट में जाएंगी। देन आफ्टर ये क्या करेंगी? ये जुड़ जाएंगी स्पेस में। क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी। देन आफ्टर ट्रांसफर टू वी कैन से पावर सप्लाई फ्रॉम वन सैटेलाइट टू अदर सैटेलाइट। क्लियर? इसके बाद सप्लाई करने के बाद ये फिर से अगेन सेपरेट हो जाएंगी और इस पर जितना भी पेलोड होगा, इस पर इनके बोर्ड पर जितना भी पेलोड होगा वो अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया? तो स्पेस ये DX ये 2 सैटेलाइट है। इट इज अ 2 सैटेलाइट। इट इज अ 2 सैटेलाइट। ये क्या करेंगी? सबसे पहले ये सेम ऑर्बिट में लॉन्च करी जाएंगी सेपरेटली। क्लियर? देन आफ्टर ये ज्वाइन हो जाएंगी, दोनों ज्वाइन हो जाएंगी और ये पावर सप्लाई को पावर सप्लाई ट्रांसफर करेंगी फ्रॉम वन सैटेलाइट टू अदर सैटेलाइट। और इसके बाद क्या करेंगी? ये फिर से सेपरेट हो जाएंगी। सेपरेट होने के साथ वी कैन से इन पर इनके बोर्ड पर जितना भी पेलोड होगा वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। समझ गए? ये एक्सपेरिमेंट बेसिस सैटेलाइट है। इससे क्या होगा? इससे इसरो के आगे के फ्यूचर मिशन है उसमें इजिबिलिटी आ जाएगी। उनको लग जाएगा कि हाँ हमारे फ्यूचर मिशन, क्योंकि वो बड़े मिशन है। चंद्रयान 4 मिशन बहुत बड़ा मिशन है, छोटा मिशन थोड़ी चंद्रयान 4। तो आप समझ गए मेरी बात को? ये है पूरा स्पेस डेक्स मिशन। तो इसी के साथ 24 दिसंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।